शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेज बीकानेर पे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला एक किस्सा है। क्लास नंबर 7 केटा नीरो बेचा करता पहला केटा के काम करता के हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आगे ब्रैकेट या कोमा में दे रखी होती है ना ऊपर, इन्वर्टेड कोमा, इस ये होती है इनकी उपाधि। ठीक है, उपाधि होती है वो कोमा में दी जाती है। ठीक है, इनको हम सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर निराला जी भी कह सकते हैं। अब देखते हैं जन्म, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था। सन 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ था। ठीक है, मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, ये थे गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी। ठीक है, औपचारिक शिक्षा इनको कहाँ तक प्राप्त थी, ये थी कक्षा 9वीं तक महिसादल में प्राप्त की थी औपचारिक शिक्षा। भाषा ज्ञान, यानी निराला जी को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी। और संगीत और दर्शन शास्त्र के अध्येता मतलब ज्ञाता या जानकार। प्रभाव, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर किनका प्रभाव था, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा का। ठीक है, परिजनों के लगातार काल कवलित होने से जीवन दुख और संघर्षों से भरा था। काल कवलित मतलब वो क्या हो गए, उनका निधन हो गया, पहले पत्नी का हो गया, फिर उसकी स्वयं की सरोज पुत्री का हो गया। साहित्य क्षेत्र में भी निरंतर संघर्ष किया इन्होंने। काव्य रचनाएं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। क्या आपकी कुतिया ने नए पत्ते खाए क्या। वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक प्रसिद्ध कविता संग्रह, यानी निराला जी की प्रसिद्ध कविता संग्रह कौन कौन से, वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक। अब देखते हैं आगे कवि परिचय में। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे, देख रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी जी का कवि परिचय। प्रसिद्ध प्रासंगिक रचना, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास, नए युग में प्रासंगिक रचना है। ठीक है, पत्नी की स्मृति में जूही की कली और पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर उनकी स्मृति में सरोज स्मृति रचना, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। कौन सा, सरोज स्मृति। ठीक है, संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में, यानी निराला जी का संपूर्ण साहित्य किस में संकलित है, निराला रचनावली के 8 खंडों में संकलित है। छायावाद के रुद्र या महेश किसने कहते हैं, निराला जी को। और छायावाद का ब्रह्मा किसे कहते हैं, आप कमेंट करके बताओ, पिछली क्लासों में हमने देखा है। ठीक है, मुक्त छंद के प्रवर्तक, मुक्त छंद यानी भी कोई छंद ही कौन है, ने चौपाई ने दोहा, यानी बिना छंद कोई सीधी तुक से तुक मिली होती है। मुक्त छंद के प्रवर्तक आलोचकों ने इन्हें खर छंद या फिर केंचुआ छंद कहकर पुकारा है। केंचुआ जो जमीन को खोखला कर देता है। ठीक है, शोषित यानी सर्वहारा, यानी सबसे हारा हुआ, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक कौन होता है, शोषण करने वाला, यानी पूंजीपति वर्ग के प्रति तीव्र आक्रोश का भाव है निराला जी का। ठीक है, मतवाला के संपादक मंडल में शामिल, मतवाला पत्रिका के संपादक मंडल में शामिल। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तीनों युग की रचनाएं निराला जी ने की है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की तीनों युग में रचनाएं निराला जी ने की है। ठीक है, काव्य की विशेषताएं, यानी निराला जी की काव्य की क्या क्या विशेषताएं, दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र।
इनकी मृत्यु यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 में। 1961 में गो टू परलोक। ठीक है, अब देखते हैं आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं, उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? उत्साह कविता में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? रौद्र रस, भक्ति रस, वीर रस और हास्य रस। कौन सा हुआ है? इसमें हुआ है वीर रस। बादल किसका प्रतीक है? बादल किसका प्रतीक है? उत्साह, निराशा, सफलता या फिर क्रांति? यह है क्रांति का। ललित ललित घेर घेर में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यमक, श्लेष, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश। ललित ललित यानी क्या है? पूरा शब्द 2 बार आ रहा है ना। सूरदास वाली क्लास देखी होगी तो आपको याद आ रहा होगा, 2 बार सेम शब्द आ जाए तो वहां होता है पुनरुक्ति प्रकाश। ललित ललित घेर घेर में कौन सा अलंकार है? यह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही पंक्ति में किसकी आभा हट नहीं रही है? घर की, संसार की, नायिका की या फिर फागुन की? किसकी हट नहीं रही है? यह है फागुन की। कवि ने बादलों की तुलना किसके घुंघराले बालों से की है? योद्धा के, नायिका के या बालिका के या फिर शिशु के? ये की है शिशु के बालों के साथ, यानी छोटा बच्चा होता है उसके बालों के साथ। पाट पाट शब्द का तात्पर्य क्या है? पाट पाट। अब आप कमेंट करके बताओ कि पाट पाट में कौन सा अलंकार है? पाट पाट शब्द का तात्पर्य यानी अर्थ क्या है इसका? जगह जगह, बाहर भीतर, घर घर या फिर कदम कदम? क्या है? यह है जगह जगह। कमेंट करके बताओ पाठ पाठ में कौन सा अलंकार है? अट नहीं रही कविता में कौन सा गुण है? अट नहीं रही कविता में गुण कौन सा है? प्रसाद, ओज, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं? इसमें है प्रसाद गुण। ठीक है, कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? यानी प्रकृति को मानव का रूप दे देते हैं, उसे कहते हैं मानवीकरण। ठीक है, बच्चे के रूप में, घोड़े के रूप में, बगुले के रूप में या फिर उक्त सभी रूपों में? किस में किया है? ये क्या है? बच्चे के रूप में। ठीक है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? उपमा, यमक, रूपक या फिर श्लेष? तो पर शब्द आ गया तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर माना जाएगा यमक अलंकार। निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? समन्वय, मतवाला, समन्वय और मतवाला, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने किया था समन्वय और मतवाला का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों बढ़ते आगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आइए जानते इसका उत्तर क्या है। क्या वर्षा ऋतु आने पर बादल अपने शीतल जल से धरती का ताप शांत करता है, इसलिए कवि ने बादल को तप्त धरा को शीतल करने की बात कही है। इसके अतिरिक्त तप्त धरा से कवि का आशय अनेक प्रकार के कष्टों से दुखी जनता भी है। बादल में नव जीवन प्रदान करने की क्षमता है, अतः कवि ने बादल से जगत के दुखी प्राणियों को नवजीवन से भरने का भी अनुरोध किया है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की ओर, दूसरा प्रश्न की ओर। ठीक है, उत्साह रचना का प्रकार यानी कौन सी रचना का प्रकार है? ठीक है, संबोधन, संबोधित। ठीक है, शब्द का पर्यायवाची, रचनाकार, रचनाकार का पसंदीदा विषय और सुनाई देने वाले प्रमुख स्वर, प्रतीक कौन सा है? प्रश्न समझ में नहीं आया ना?
उत्तर समझ में आएगा तब प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, रचना का प्रकार यानी किस प्रकार की रचना है ये, उत्साह किस प्रकार की रचना है देखते हैं। एक आह्वान गीत, आह्वान यानी बुलाने वाला गीत है। ठीक है, संबोधन यानी इसमें किसको संबोधित किया गया है इस उत्साह कविता में, बादल को। ठीक है, शब्द का पर्यायवाची जिसको संबोधित किया गया बादल को किया गया ना, बादल का पर्याय यानी पर्यायवाची क्या है, धाराधर, धारा यानी जो वर्षे धारा, धारा को धारण करने वाला, धाराधर। रचनाकार, इस कविता के रचनाकार कौन है, रचनाकार, रचनाकार ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, पसंदीदा विषय, उनका पसंदीदा विषय कौन सा है, रचनाकार का पसंदीदा विषय बादल। ठीक है, बादल की गर्जना से सुनाई देने वाला स्वर कौन सा है, नवचेतना व सृजनात्मकता का है। प्रतीक, सुनाई देने वाला स्वर हो गया प्रतीक, प्रतीक है पौरुष व क्रांति का, बादल किसका प्रतीक है, पौरुष व क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, आइए विद्यार्थियों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। घेर, घेर घोर गगन, कवि बादलों से ऐसा क्यों कहता है, तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। कवि बादलों से ऐसा इसलिए कह रहा है कि ये आकाश मानो धरती का श्रृंखक है, इसलिए बादल आकाश में छाकर धरती की तपन दूर करने के लिए छाया कर दें और अपने जल वर्षा से इस शीतलता प्रदान करें। गे वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास और घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही का आशय बताइए, पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही का आशय बताइए। तो आइए इसका जानते हैं अर्थ। पंक्ति का आशय है कि सब जगह फाल्गुन की प्राकृतिक सुंदरता एवं मादकता रंग बिरंगे फूल पत्तों के रूप में इस तरह छा गई है कि मानो तन मन में समा नहीं रही है और बरबस बाहर प्रकट हो रही है। पाठ पाठ शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश एवं शोभाश्री, शोभाश्री में रूपक एवं मानवीकरण तथा पूरी पंक्ति में यह है अनुप्रास अलंकार दृष्टिव्यय है। दृष्टिव्यय मतलब दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे 5वें प्रश्न की ओर। निराला की उत्साह तथा अट नहीं रही कविताओं में किन ऋतुओं का वर्णन हुआ है, इनका महत्व स्पष्ट करें। तो आइए जानते हैं इसका महत्व क्या है। निराला की उत्साह कविता में वर्षा ऋतु तथा अट नहीं रही है में फाल्गुन महीने में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। दोनों ऋतुएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गर्मी की तेज धूप, लू और तपन के बाद आकाश में छाए बादल अत्यंत सुंदर और सुखदायक लगते हैं। उसी प्रकार सर्दी की ठिठुरन और गलन के उपरांत वसंत का मादक सौंदर्य अत्यंत आकर्षक होता है। इस प्रकार ये दोनों ऋतुएं आकर्षक और उपयोगी भी है। आइए विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, उत्साह कविता में दिखाए गए बादल के क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए, या फिर अथवा में है उत्साह कविता का मूल प्रतिपाद्य या संदेश लिखिए। आइए इसका जानते हैं उत्तर। गर्जना करता हुआ, घनघोर घटाओं के साथ उड़ता हुआ, काले घुंघराले बालों के समान बच्चों की कल्पना सा, हृदय में बिजली की चमक सी आशा वे उम्मीद जगाता, निराश मन को नवजीवन देता, वज्र रूपी दुखों को छिपाता, व्याकुल बेचैन मन वे विश्व के भीषण तप्त गर्मी से संतप्त मनुष्य की आशा की किरण बन अज्ञात दिशा से शीतल जल वर्षा के माध्यम से धरती को
एवं संपूर्ण सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। संसार को नवजीवन और नवीन प्रेरणा प्रदान करने में सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। इसके माध्यम से जोश, पौरुष और क्रांति का संदेश मिलता है। ये विभिन्न अर्थों की ओर संकेत भी करता है। पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने और सुखकारी शक्ति के रूप में, उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांति पुरुष के रूप में, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, समाज को नवजीवन की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में। आइए विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे। पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये अपना पद्यांश दे रखा है, विकल विकल डैश 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 बादल गरजो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें उद्धरण चिन्ह दे रखे हैं, ऊपर एक है या दो है। यहाँ एक है तो एक लगाना है, उधर पद्यांश में दो रखे हैं तो दो लगाने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आधार पर प्रश्न। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त दरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो विद्यार्थियों पद्यांश हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं इसके आधार पर प्रश्न। धरती के निवासी बेचैन क्यों हैं? कि धरती के निवासी बेचैन क्यों हैं, इनको आप चैन दिला दो एक एक सोनी जी से। ठीक है, गर्मी की, इसका सही उत्तर जानते हैं, देखिए। ठीक है, गर्मी की तपन के कारण सारी धरती के लोग व्याकुल तथा बेचैन, बेचैन मतलब उदास हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर दूसरा। कवि बादलों से गरजने और बरसने के लिए क्यों अनुरोध कर रहा है? कवि बादलों से गरजने और बरसने के लिए क्यों अनुरोध कर रहा है? आइए जानते हैं इसका उत्तर। कवि बादलों से तीव्रता के साथ गरजने और बरसने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि गर्मी की बढ़ती हुई तपन से समस्त संसार के प्राणी व्याकुल व बेचैन हैं। जब जब बादल मूसलाधार वर्षा करेंगे तब ही पृथ्वी की उष्णता कम होगी और सांसारिक प्राणियों को राहत मिलेगी। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। निदाघ शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रतीकात्मक भाव को स्पष्ट कीजिए। निदाघ शब्द का अर्थ स्पष्ट। निदाघ शब्द का तात्पर्य भीषण गर्मी से है। कवि ने इसका प्रतीकात्मक भाव सांसारिक कष्टों के संदर्भ में लिया है, क्योंकि एक अर्थ में बादल भीषण गर्मी से मुक्ति का माध्यम है, तो दूसरी ओर क्रांति के अग्रदूत युवाओं का दल जो कि सांसारिक कष्टों का निवारण करेगा। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ठीक है, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? वर्णित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो ये थी अपनी क्लास नंबर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब आगे नेक्स्ट क्लास नंबर 8वीं क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नागार्जुन। ठीक है, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता लें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।